जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को आकांक्षा 40 एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं। ये जो पेपर आप लोग देख पा रहे हैं ये 2024 का पेपर है, ठीक है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चंस है। यहां पर मैं आप लोगों को 2024 के जितने भी क्वेश्चंस है यहां पर मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर कराऊंगा। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से और काफी इजी फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पर देख सकते हैं एक अभिक्रिया दी हुई है Fe2O3 प्लस में है 2Al। Al का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग एरो देख सकते हैं, अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है, Al2O3 प्लस में 2Fe, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो अभिक्रिया देख पा रहे हैं ये विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार से मैंने पहचान लिया विस्थापन अभिक्रिया, सबसे पहले हम लोग ट्रिक की बात करते हैं या फिर हम लोग सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की बात करेंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर भी वही बात जो है लागू हो रही है, जैसे कि कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए एक तत्व है, ठीक है। ये जो तत्व है इस यौगिक के, ठीक है, इस यौगिक के यहाँ पर ये जो तत्व है Fe इसको देखिए विस्थापित कर दे रहा है बाहर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो तत्व है इसके जो है तत्व को विस्थापित करके ये एक यौगिक बना लेता है Al2O3, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया है। एंड अगर आप लोग डायरेक्ट ट्रिक चाहते हैं, डायरेक्ट ट्रिक सर हम लोग पहचानने का ट्रिक बता दीजिए बस। तो विस्थापन अभिक्रिया में पहला चीज एक गो आप लोग को तत्व देखने को मिलेगा, एक गो तत्व देखने को मिलेगा, प्लस में एक गो यौगिक देखने को मिलेगा, प्लस में एक कंपाउंड बोल सकते हैं जिसे हम लोग यौगिक के नाम से जानते हैं। एक तत्व रहेगा, एक यौगिक रहेगा, ये जो तत्व रहेगा इस यौगिक के एक तत्व को विस्थापित कर देगा, है ना, और वही जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रिक भी मैंने बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं एक यौगिक है एक तत्व है, ठीक है। बस ये पहचान करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है किस प्रकार से क्या हो रही है, मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ट्रिक से भी आप लोग समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर एक परिभाषा पे गौर कीजिएगा। यहाँ पर ये जो तत्व है, ठीक है, यहाँ पर ये जो तत्व देख पा रहे हैं इस यौगिक के एक तत्व यहाँ पर जो Fe है इसको विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि Al जो है Fe से ज्यादा अभिक्रियाशील है इसलिए विस्थापित कर रही है। इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सिंपल है। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है CuO प्लस में है H2 एंड अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर बन रहा है Cu प्लस H2O में अपचयित, ठीक है, अपचयित पदार्थ आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर अपचयित पदार्थ कौन सा है आप लोगों को यही बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखिए CuO है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग Cu का चार्ज यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर +2 यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेगा। विक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर Cu पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 0 जो है ऑक्सीकरण अवस्था होगा, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, यानी कि आपका CuO जो है अपचयित हो रही है, अपचयित पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये भी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। यानी कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आखिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों हुआ, अगर आप लोग बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या आखिर, है ना, किसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मैं आपको बता दूं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा जो है बाहर निकलती है, यानी कि आमतौर पर ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना जो है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिंपल सवाल है, निम्न में से 7 से कम पीएच कौन देगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और एक एक करके आप लोग जो है नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर रक्त दिया गया है। सबसे पहले हम लोग रक्त का पीएच मान यहाँ से फाइंड कर लेते हैं।
देखिए अगर हम लोग रक्त की पीएच मान की बात करेंगे तो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में जो है रक्त का पीएच मान होता है। अगर हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करेंगे यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, इसका रासायनिक नाम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू होता है ना, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 10.5 से लेकर के जो है आपका ये होता है 11.5 के बीच में, ठीक है। इस बात का आप लोगों को विशेष जो है ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। आगे आइए, अगर हम लोग जठर रस की बात करेंगे तो जठर रस का क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर हम लोग जठर रस की बात करेंगे तो इसका जो है 1.5 से लेकर के जो है आपका 3.5 के बीच में होता है। वहीं अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है यहाँ पर 14 होता है। ये सबसे प्रबल जो है क्या होती है, क्षार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 से कम, यहाँ पर क्या पूछा था सवाल में, 7 से कम। यहाँ पर सवाल को फिर से आप लोग एक बार पढ़िए, यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से कौन 7 से कम पीएच देगा, ठीक है। तो जठर रस आप लोग देख सकते हैं 7 से कम इसका क्या है पीएच मान यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 से लेकर के 3.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न में आप लोगों से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है बेमेल ऑक्साइड को निकालिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो सबसे भिन्न ऑक्साइड है ये आप लोगों को बताना है। देखिए इसका भी मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे Na2O की और अगर हम लोग बात करेंगे CuO की या फिर CaO की, ये तीनों जो है धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि धातु के ऑक्साइड है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें SO2 की जो कि अधात्विक ऑक्साइड है यानी कि अधातु के ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीनों आपका क्या है, धात्विक ऑक्साइड है एंड ऑप्शन नंबर 2 SO2 जो है अधात्विक ऑक्साइड है, जिस वजह से आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है काफी बार ये सवाल आ चुका है अम्ल वर्षा से रिलेटेड, और हो सकता है कि इस साल यही वाला सवाल आ जाए, इसीलिए आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। पूछा जा रहा है अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और हो सकता है ये वाला सवाल इस साल जो है क्वेश्चन में छप जाए, ठीक है। इसलिए एकदम आप लोगों को याद करते हुए चलना है। क्या है, दांतों के एनामेल में रहता है, ठीक है। अगर हम लोग दांतों के एनामेल की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, और अगला प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर जो है कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आप लोग हम बता देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते किसे हैं। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग किसे बोलेंगे, जब अम्ल के साथ, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं जब अम्ल के साथ जो है क्षार की अभिक्रिया होती है, अम्ल के साथ जब क्षार की अभिक्रिया होती है ना, क्षार की अभिक्रिया होती है तो इनके फलस्वरूप जो निर्माण होता है वो लवण, यहाँ पर लवण और प्लस में यहाँ पर जल बनता है, प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं जल बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं NaOH यहाँ पर क्षार हो गया, HCl यहाँ पर क्या हो गया, अम्ल हो गया। दोनों अभिक्रिया करके यहाँ पर देख सकते हैं साधारण नमक का निर्माण हो गया और प्लस में यहाँ पर जल का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो 2 में आप लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर Na2CO3 ये क्या है, क्षार, और H2SO4 ये क्या है, अम्ल है। तो अभिक्रिया करके यहाँ पर Na2SO4 यहाँ पर लवण का निर्माण कर रहा है, प्लस में जल का निर्माण कर रहा है और साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। एंड ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। लेकिन ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो अभिक्रिया आप लोग का दिया गया है H++ में OH-, ठीक है,
ये जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप H2O का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है ये आयनिक रूप से शुद्ध उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी से डीपली जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शंस को दिया जा रहा है ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो है आयनिक रूप से शुद्ध उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन जो है प्लस होता है और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस मिलकर के पानी यानी कि H2O बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। AgNO3 प्लस में HCl एंड अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर AgCl प्लस में HNO3। ठीक है, ये बन रहा है, जो कि ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर सिंपल बोला जा रहा है बेकिंग सोडा का उत्पादन में उपयोग होता है। तो यहाँ पर NaCl का उपयोग होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। आगे चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही दमदार और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को 100% जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर 50 नंबर सवाल जो है आप लोग एकदम नोट करके रख लेना है, याद करके रख लेना है। ये वाला सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सवाल पे क्या है। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। इस विलयन में क्या उपस्थित है, ये आप लोगों को बताना है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पर एक्चुअली रिएक्शन को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। बाकी आप लोग याद करना चाहे तो याद भी रख सकेंगे, बाकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा ताकि आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मैंने स्पेस ले लिए हैं ताकि बढ़िया से आप लोगों को समझा सके। क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को हम लोग और एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से जो है अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। इस विलयन में क्या उपस्थित है, यही ना पूछा है। तो पहला स्टेप आप लोग समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अंडे के कवच का मुख्य घटक के बारे में। तो याद रखिएगा अंडे का बाहरी कवच जो है मुख्य रूप से जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, यानी कि जो है पहला चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, CaCO3 से ये जो है बना रहता है। मैंने आपको क्या बताया, अंडे का बाहरी कवच मुख्य रूप से जो है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होती हैं। अब हम लोग दी गई अभिक्रिया के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब HCl को अंडे के पीसे हुए कवच यानी कि CaCO3 के साथ मिलाया जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे CO2 गैस भी जो है उत्पन्न होती है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार से अभिक्रिया होंगी ये देखना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बता दें, यहाँ पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पर HCl का क्या होगा, रिएक्शन होगा, है ना। यहाँ पर रिएक्शन के फलस्वरूप क्या निर्माण होगा, यहाँ पर सबसे पहले CaCl2 का निर्माण होगा, प्लस में यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर H2O बनेगा, यहाँ पर H2O बनेगा एंड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पर CO2 जो है बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा रासायनिक समीकरण के रूप में। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम लोग अगला स्टेप की बात करें, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी पहचान की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह उत्पन्न CO2 गैस जब चूने के पानी यानी कि CaOH2 से गुजरती है तो चूने के पानी जो है दूधिया हो जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपकी नेक्स्ट स्टेप में यानी कि फाइनल स्टेप में CaOH2, ठीक है, CaOH2 के साथ जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या निर्माण होगा, यहाँ पर आपका सिंपल निर्माण हो जाएगा CaCO3 एंड प्लस में H2O। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आपका प्रयोग होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस विलयन में क्या उपस्थित होगा, यहाँ पर HCl मौजूद होगा। ठीक है, तब जाकर के ये चीज होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये रिएक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, अगला प्रश्न में बोला जा रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है, यानी कि यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड का आपको उदाहरण बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग उभय की बात करेंगे, उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम लोग धर्मी की बात करेंगे, इसका मतलब होता है स्वभाव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्वभाव होता है। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, यानी कि दोनों स्वभाव। अब दोनों स्वभाव कौन कौन से, कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो दो गुण दिए गए हैं, यानी कि पहला चीज ये अम्लीय भी होगा
यानी कि ये पहला चीज अम्लीय भी होगा, दूसरा क्षारीय गुण भी यहाँ पर मौजूद होगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही होगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। Al2O3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर हम लोग और भी उदाहरण की बात करें तो आप लोग को याद रखना है, जैसे आपका ZnO हो जाएगा, ठीक है, ये अम्ल के साथ भी रिएक्शन करता है, अम्ल के साथ भी रिएक्शन करता है और क्षार के साथ भी जो है रिएक्शन करता है, ठीक है। जिस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। यहाँ पर जो आपका ये जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, Al2O3 जो दिया गया है ये जो है अम्ल के साथ भी रिएक्शन करता है और जो है क्षार के साथ भी ये रिएक्शन करता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे निम्न में से कौन धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, ये आप लोगों को बता रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जल के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जल के साथ कौन कौन से यहाँ पर जो है धातु जो है अभिक्रिया नहीं करती है आपको बताना है। तो जल के साथ जो है तांबा भी अभिक्रिया नहीं करती है, सिल्वर भी नहीं करती है और सोना भी नहीं करती है, यानी कि इनमें सभी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न में दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक अधातु तथा एक तरल भी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या है, पूछा जा रहा है, अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं को कितने समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, यह आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब यहाँ पर सवाल पूछा गया है। इस अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं को जो है 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप बोलेंगे कौन कौन से 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो पहला हो जाएगा उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, उसके बाद हो जाएगा मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, उसके बाद आपका अंत में हो जाएगा निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी को आप लोग पढ़े होंगे, सक्रियता श्रेणी वाले टॉपिक को आप लोग पढ़े होंगे और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा वायरल टॉपिक है, ठीक है। आगे चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है, सिनाबार अयस्क है, ठीक है। तो सिनाबार किसका अयस्क है, ये आप लोगों को बताना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये पारद का जो है अयस्क है, यानी कि मरकरी का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा वायरल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है, एक्वा रेजिया एक ताजा रूप से प्रस्तुत विलयन है जिसमें सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर HCl, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर HCl अनुपात में यहाँ पर सिंपल पूछा है सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 का अनुपात, ठीक है। इसका जो अनुपात का जो फॉर्म होता है 3:2 जो है 1 होता है, यानी कि 3:1 होता है, यानी कि बोल सकते हैं 3:1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है, इसे आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा, बहुत ही वायरल सवाल है ना। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा जा रहा है, एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा आयनिक यौगिक हम लोग बोलते किसे हैं, ठीक है, इसे आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो याद रखिएगा वे यौगिक जो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं उसे हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड का जो निर्माण होता है मेटल और नॉन मेटल दोनों होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। देखिए सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि NaCl दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर Na क्या है, धातु है, एंड यहाँ पर Cl क्या है, अधातु है, यानी कि ये जो है आयनिक यौगिक बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम आपका धातु है, क्लोरीन जो है अधातु है, यानी कि ये भी जो है आपका आयनिक यौगिक होगा। यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, यहाँ पर ये भी जो है आयनिक कंपाउंड बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड से जो है आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, इनमें धातु से जो है केटायन यानी धनायन बनते हैं और अधातु से जो है ऋणायन बनता है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और इन यौगिकों में आयनिक बंधन पाए जाते हैं, इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, सिंपल सवाल में है,
कॉपर तनु डैश के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो कॉपर तनु HCl के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करती है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 देख सकते हैं, क्या है पूछा जा रहा है, डैश के विभिन्न रूप चुना पत्थर, चाक और संगमरमर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, पूछा जा रहा है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां जो है गैंग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन एल्किन है। अब सबसे पहले यहाँ पर एल्किन का सामान्य सूत्र आपको पता होना चाहिए। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। याद रखिएगा CnH2n का मतलब क्या हुआ, जैसे n के जगह पे मान के चले आप यहाँ पर 5 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर C5, यहाँ पर H जो है 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि C5H10। ये क्या हो जाएगा, एल्किन के उदाहरण हो जाएंगे, यानी कि एल्किन कंपाउंड ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा C5H10। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है, ये आपको बताना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, C2H6 यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है, बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को जो है बढ़िया से ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आप लोग हम बढ़िया से बता सकें। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिए कुछ इस प्रकार से। अब आपको बॉन्ड को गिन लेना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि 7 सहसंयोजक बंधन होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि कंसेप्ट क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है, ब्यूटेनॉन एक चौथुस कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह डैश है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर क्या है, देखिए ब्यूटेनॉन दिया गया, अगर लास्ट में ONE आ जाए, ओन, ठीक है, तो ये जो है कीटोन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो प्रक्रियात्मक समूह होगा है ना, यहाँ पर कीटोन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल पे दिया गया है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, अगर हम लोग एल्केन की सामान्य सूत्र की बात करेंगे, तो यहाँ पर सामान्य सूत्र क्या बनेगा, CnH2n+2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पे देख सकते हैं, क्या है, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद देता है, ये आप लोगों से पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C2H6। C2H6 अगर हम लोग इसकी नाम की बात करेंगे, तो याद रखिएगा 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। ठीक है, ईथ बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो आप लोग कंपाउंड देख पा रहे हैं, ये एल्केन का है, यहाँ पर AN ही लग जाएगा, यानी कि इथेन। ठीक है, इथेन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है। अगला प्रश्न में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, पूछा जा रहा है, डैश वह यौगिक है जो नीला लिटमस विलयन को लाल बना देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है, कौन सा यौगिक आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर नीला विलयन को जो है, ठीक है, तो नीला लिटमस विलयन है, इसको जो है लाल में बदल दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये कौन करता है, देखिए अम्ल जो है, यहाँ पर बता दें, अम्ल जो है यहाँ पर नीला को जो है लाल बना देता है। देखिए लास्ट में लौ है, यानी कि लाल कर देता है। किसको लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है। यानी कि यहाँ पर अम्ल ढूंढ लीजिए, यहाँ पर देखिए CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी अपरूपता की परिघटना दर्शाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ग्रेफाइट तथा हीरा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, सुगंधित पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो सुगंधित पदार्थ की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एस्टर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, पूछा जा रहा है, NaOH के साथ उपचार द्वारा एस्टर, अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण परिवर्तित होता है, जिस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, डियर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है, पूछा जा रहा है, हमें ज्ञात 118 तत्वों में से कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें ज्ञात 118 तत्वों में से जो है यहाँ पर 94 तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म डैश के आवर्त फलन होते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परमाणु संख्या के जो है आवर्त फलन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है जिस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है, पूछा जा रहा है,
तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण डैश के आविष्कार पर आधारित है, ये आपको बताना है। जिस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, हेनरी मसले जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन उपधातु है, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को विशेष ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होगी नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट हमें कर देना है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक तत्व एम आवर्त सारणी का 13वां समूह में स्थित है, जिसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा क्या, यहाँ पर एम आपको मानना है तो यहाँ पर MCl3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या है, पूछा जा रहा है NaMgAlP आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में स्थित है, इसमें अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इनमें कौन जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, ये आपको बताना है। तो पहला चीज आपको कंसेप्ट के रूप में बता दें, यहाँ पर जो धातु होते हैं, धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और जो अधातु है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही है, इनमें जो है अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है ना। यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, इनमें जो है अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, यानी कि अधातु आपको पहचानना है। तो यहाँ पर अधातु आपका पी हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसे आप पहचान सकते थे, ठीक है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है, तत्व फ्लोरीन F तथा क्लोरीन Cl आवर्त सारणी के समूह 17 में है, इसमें सबसे बाहरी कोशिकाओं में F तथा Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर जानते होंगे तो आराम से इसे बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल दिया गया है, तो फ्लोरीन तथा क्लोरीन आवर्त सारणी के समूह 17 में है, इसमें सबसे बाहरी कोशिकाओं में F तथा Cl के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूछा है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फ्लोरीन की बात करेंगे तो इसका जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होती है, 9 होती है। वो क्या होती है, 9 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा, यानी कि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का जो है 17 होता है परमाणु संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा, 2,8,7 हो जाएगा, यानी कि इसके देखिए आउटर मोस्ट सेल पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश सूत्र पर निर्भर करती है, जहां n परमाणु की कोषों की संख्या है। तो 2n² जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में तत्वों की परमाणविक त्रिज्या के बारे में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह बाएं से दाईं और घटती जाती है ना। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब सवाल यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सवाल पे है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार दो सादृश्य गुणों वाले तत्वों के बीच एक्स तत्व होते हैं, एक्स का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूलैंड्स का अष्टक नियम समझ लीजिए। यदि ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व जो है, प्रत्येक 8वें तत्व की गुणधर्म पहले तत्व से मिलती जुलती होती है। यही जो है क्या होती है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होती है। और ये जो नियम है आपका 1866 में इसको खोजा गया था। किनके द्वारा खोजा गया था, तो जॉन न्यूलैंड के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। ये समझ में आया। तो यहाँ पर सिंपल क्या पूछा था, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार दो सदृश गुणों वाले तत्वों के बीच एक्स तत्व होते हैं, तो एक्स का मान आपका 6 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स में ये वीडियो पहुंच सके। एंड आप लोगों को एक गुड न्यूज दे देते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप लोगों को सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा जिसका नाम है आकाश कंपटीशन, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर जो है मैराथन क्लासेस अपलोड हो रहे हैं, देख लीजिएगा। रीजनिंग का मैंने मैराथन क्लास अपलोड कर दिए हैं अभी तक, अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। लगभग 3 घंटा का वीडियो है, ठीक है। जाकर के जरूर देखिए और अपना पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए। और इस बार एक सिलेक्शन की एक सीट जो है पक्का करके जरूर जाइए। तो बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।